लखनऊ के रंग में नहाने के बाद अब हम लोग बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गूढ़ चर्चा की ओर बढ़ रहे हैं। संविधान और आरक्षण देश और समाज की नींव, अगर इसे कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। और संचालक ने परिचय दिया, एक छोटे से परिचय के साथ हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग 3 सत्रों में चलेंगे सर, और अंतिम सत्र सवाल जवाब का होगा। मेरे ठीक बगल में विवेक कुमार जी हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से में आप प्रोफेसर हैं और बड़े दलित चिंतक के रूप में आप जाने जाते हैं। दलित समाज की तमाम समस्याओं और उनकी समस्याओं के निराकरण के जो साधन हैं, उनको देश ही नहीं, देश के बाहर भी उच्च मंचों तक पहुंचाने का काम आप करते रहते हैं। निश्चित तौर पर आज की इस बैठक में इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं, और उपाध्याय जी मूल रूप से कानूनविद हैं और 5 वर्षों में 50 जनहित याचिकाएं लगा करके एकाएक नज़र में आए और कई लोगों की आलोचना के कारण बने, किरकिरी भी बने आंखों के, और कुछ लोगों ने बहुत सराहा भी। हम लोग जानेंगे। अन्ना आंदोलन से आप जुड़े और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे, और फिर भाजपा की जो दिल्ली इकाई है उसमें भी आप रहे। धीरेन्द्र दोहरे जी आपके ठीक बगल के शहर कानपुर के, स्वयं को कानून का विद्यार्थी बताते हैं भी, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और इन दिनों शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, और आरक्षण के प्रति जागरूक करने में महती भूमिका 2012 से निभा रहे हैं। आपके परिचय में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 2024 के चुनाव में ये किताब खूब चली थी, और इस किताब को चलाने में, और वो नाम किसी और का हुआ, काम दोहरे जी का था। दोहरे जी ने बांटा था, जो संसद तक में खूब लहराई गई ये किताब। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, धीरेन्द्र दोहरे जी। मैं पैनल से आग्रह करूंगा एक एक करके अपनी बात रखें। जो दोनों विषय हैं, संविधान और आरक्षण, एक बात उठती है, और वो बात इतनी गंभीर इसलिए भी है कि अभी जो हालिया आपका चुनाव है वो पूरी तरह से उस पर केंद्रित हो जाता है। आपके हर जनसभा में और जनता के बीच बातचीत का माध्यम। हम जिस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, यहाँ जो छात्र इकाई है उनके बीच भी चर्चा का विषय, और सामाजिक गोष्ठियों में भी इसकी चर्चा कभी थमती नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा विवेक जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूँ, कि यह जो संविधान और आरक्षण की जो बात है, जो 10 वर्ष में समीक्षा करके और फिर रिन्यू करने की जो बात है, वो क्या सिर्फ 10 साल के बाद रिन्यूअल पे ही आकर टिक जाती है, या कोई वाकई में समीक्षा होती है, उसकी रिपोर्ट आती है और फिर उस पर गहन अध्ययन चिंतन होने के बाद फिर रिन्यू होता है? लेकिन उसको बताया भी जाना चाहिए कि हम लोग कितना आगे बढ़े हैं। क्या यह कालजयी है आरक्षण, या संविधान में इसकी कल्पना की गई है? मैं चाहूँगा कि इस पे बात करते हुए, और इसको आप कितना मानते हैं कि आज के जो जिस गति से देश बढ़ रहा है या समाज इवॉल्व हो रहा है, उसमें जो एक भ्रम या एक जो बात कही जाती है कि संविधान बदल दिया जाएगा, क्या ये संभव है? एक कानूनविद के नाते आपसे हमारी जनता जानना चाहेगी। और आरक्षण क्या कभी खत्म होगा या डाइल्यूट होगा, या आरक्षण से हम कभी पार पाएंगे या न पाने की पीछे की वजह क्या है?
विवेक जी। धन्यवाद। एम आई ऑडिबल? बिल्कुल सर। सर्वप्रथम मैं दैनिक जागरण लखनऊ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने संवादी के इस जलसे में जो संवाद रखा है, ये उनके चिंतन को कहीं ना कहीं दिखाता है कि वास्तविकता में कि एक समायोजित या समेकित समाज की वो संकल्पना रखते हैं, और इसीलिए उन्होंने मेरे नाम के आगे जो अस्मिता लगाई है, मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जैसे लोगों को भी उन्होंने शामिल किया। वैसे मैं पेशे से समाजशास्त्री हूँ, जिसकी तनख्वाह लेता हूँ, दलित चिंतक की तनख्वाह मुझे नहीं मिलती है, तो लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष करके आशुतोष शुक्ला जी, जो कि सचमुच बहुत ही, मैं उनकी उन्नति और तरक्की को देख करके सचमुच अपने अंदर उत्साहित महसूस करता हूं कि एक व्यक्ति किस प्रकार सोच करके और किस प्रकार आगे बढ़ सकता है। इसके लिए भी मैं क्या कहूं कि सभी लोग उनके लिए एक बार जरूर ताली बजाएं, वो जो सोचते हैं। तो आपने जहां से शुरू किया, वास्तविकता तो यही है कि भारत में संविधान का 3 बहुत बहुमूल्य लक्ष्य रहा है। सर्वप्रथम संविधान को ये कहा गया कि ये एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, यूनिटी एंड एक्चुअली इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री कैन बी सेव्ड, एक पहला ये था। दूसरा, इसका मंतव्य था कि एक सामाजिक क्रांति, यानी कि जो इक्वलिटी, लिबर्टी, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय विश्व के, मुझे नहीं लगता है कि अनेक या किसी अन्य जो संविधान है उनके अंदर सामाजिक न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व से पहले प्रयोग किया गया हो। तो सामाजिक न्याय मेरे लिए एक बहुत ही अहम कड़ी है इस सामाजिक क्रांति की। तीसरी बात जो थी कि ये होना कैसे है, ये होना है प्रजातांत्रिक मूल्यों की सृजन से और प्रजातांत्रिक मूल्यों के संस्थाओं के माध्यम से ये हमारा जो सामाजिक क्रांति होगी। तो ये 3 बहुत बहुमूल्य जो है इसके पल हैं, और इसलिए मैं संविधान को मैं न्याय की किताब नहीं समझता, मैं इसको एक सामाजिक किताब समझता हूं, और मुझे लगता है समाजशास्त्र विभाग में भी इसको पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जन सामान्य जानेगा तभी तो इससे जुड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ये 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं। तीसरा, मैं आरक्षण को, इसके आपने जो प्रश्न पूछा 10 वर्ष का, तो बड़ा नागण्य सा प्रश्न लगता है, मुझे बड़ा कष्ट होता है जब कोई 10 वर्ष की बात करता है, क्योंकि हमारा जो आरक्षण है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक है राजनैतिक, आर्टिकल 332 एंड 330 एंड 332 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो नौकरियों में आरक्षण है वो आर्टिकल 335, लोग 16(4) को कहते हैं, मैं उसको 335 से लेता हूं। और 335 की मियाद मुकर्रर नहीं है, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर रिजर्वेशंस इन जॉब्स, नौकरियों में कोई मियाद मुकर्रर नहीं है। जो 10 वर्ष का था वो आरक्षण केवल और केवल राजनीतिक रूप से जो था, उसमें भी यह कहा गया था देयर विल बी रिव्यू आफ्टर 10 ईयर्स। रिव्यू का यह मतलब नहीं कि 10 वर्ष तक ही रहेगा, रिव्यू के बाद अगर वास्तविकता में ये लगे कि हाँ उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है तो उसको फिर से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बड़ा दुख इस बात का है, जिस आरक्षण को बार बार 10 वर्ष के लिए कहा जाता है, उसके लिए दलित समाज, ट्राइबल समाज कभी भी संघर्ष नहीं करता है और उसको पार्लियामेंट स्वतः बढ़ा देती है। लेकिन जिसके लिए वो संघर्ष करता है, नौकरियों के लिए आरक्षण को, उसमें जो है हर बार 1960s में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक खत लिखा देन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हिज अपने साथियों को
कि I do not like any type of reservation, though we are tied up with convention, but हमें किसी प्रकार का आरक्षण अच्छा नहीं लगता। और अगर हम आरक्षण लागू करेंगे तो हम 2M दर्जे और 3M दर्जे के लोगों को पैदा करेंगे। अब आप मुझे बताइए, कल्पना कीजिए कि 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे शख्सियत अगर ये लेटर लिख दे तो क्या आरक्षण लागू होगा, या किसी चीफ मिनिस्टर के आरक्षण लागू करने की जो है हिम्मत होगी? नहीं लागू हुआ। और 70 तक आते आते ये हुआ, बैकलॉग वैकेंसीज भर दी गई और बैकलॉग के लिए स्पेशल निकाला गया। क्या कहा गया? कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल। और जब 80 तक कैंडिडेट्स आने लगे तो कहा गया कैंडिडेट्स नॉट फाउंड सूटेबल। अब आप मुझे बताइए कि आरक्षण भरा कब गया? और इसलिए मैं तो ये चाहता हूं कि ये जो 10 वर्ष का झुंझुना है, कृपया करके हम लोग करेक्ट कर ले। मैं तो बड़े बड़े अखबार नवीस को देखता हूं और एंकर्स को देखता हूं, इंटेलेक्चुअल्स को देखता हूं कि वो बार बार इसको क्यों दोहराते हैं। यहां तक कि हमारी स्पीकर ने भी कहा 10 वर्ष के लिए था। अरे भाई, 10 वर्ष के लिए कौन सा आरक्षण था? इसको कम से कम हम साफ करें। लास्ट पॉइंट में ये बोलना चाहता हूं, आरक्षण कब तक। मैं एज ए सोशियोलॉजिस्ट, एक समाजशास्त्री होने के नाते मैं समाज के अंदर सांस्कृतिक पूंजी का एनालिसिस करना चाहता हूं। समाजों में कुछ समाजों की हजारों वर्ष की सांस्कृतिक पूंजी है और वो समेकित सांस्कृतिक पूंजी जो है वो शिक्षा की भी है, वो धर्म की भी है, वो जिसे कहना चाहिए राजनीति की भी है। उस हजारों वर्ष की सांस्कृतिक पूंजी से लड़ने के लिए कितने वर्ष की आवश्यकता पड़ेगी, ये मैं दानीश्वरों पर छोड़ता हूं। अगर एक पीढ़ी में और 2 पीढ़ी में वो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक पूंजी से टक्कर लेने लायक बन जाए तो मुझे लगता है कि 2 पीढ़ी में हटा दीजिए, किसने रोका है। लेकिन क्या 2 पीढ़ी वाले लोग आरक्षण जो लिए हैं उनके पास इतनी सांस्कृतिक पूंजी है कि वो हजारों वर्ष वाली सांस्कृतिक पूंजी से लड़ सके? अगर नहीं लड़ सकते तो मुझे लगता है कि उनको भी हजारों वर्ष तक हमें आरक्षण देना पड़ेगा। दोहरे जी की तरफ चलते हैं। जो एक बात आई, लगभग 1901 की बात कही जाती है, जब महाराष्ट्र में नौकरी में समाज के बराबर लाने के लिए आरक्षण दिया गया। आप 2012 से लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। आपको क्या ये लगता है कि जिस 1000 पीढ़ी जो बीत गई उसकी बात लाजमी है, या जो पीढ़ी आज आरक्षण के नाम पर या आरक्षण की वजह से, नाम पर कहना बहुत छोटा शब्द है, की वजह से जिनको मिल रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन जो आरक्षण की वजह से चूक जा रहे हैं उनका भी कहीं दर्द है? आखिर उनका दोष क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक जागरण को, मैं उस शहर से हूँ जहाँ से दैनिक जागरण ने अपनी यात्रा शुरू की और आज वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा नाम अर्जित कर रहे हैं। तो सभी दैनिक जागरण से जुड़े लोगों को मैं बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ जो हमारे राज्य संपादक हैं उत्तर प्रदेश के, आज मुलाकात हुई हमारी, लेकिन मेरे नाम की जो चर्चा है वो आदरणीय जितेंद्र शुक्ला जी ने, जो कि कानपुर परिदृश्य के हैं, उन्होंने रिकमेंड किया। उन्होंने बहुत दिनों से देखा होगा जो भी मैं छोटा बहुत कर रहा था। आज जब हम इस मंच पे हैं तो बहुत मजबूत साथी हमारे साथ हैं। विवेक कुमार सर को सब लोग सुनते रहते हैं, आपको भी। प्रश्न आदरणीय ने किया है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूँ आपसे कि यही संविधान जिसकी ताकत से आज भारत अखंड है, इस संविधान ने ही हमें आज तक, अभी 26 नवंबर होने वाला है, पार्लियामेंट में स्पेशल सत्र होने वाला है और 75वीं वर्षगांठ संविधान की हम मनाने जा रहे हैं। इतनी बड़ी यात्रा में हमारे देश के हर वर्ग, जाति, धर्म
क्षेत्र लिंग भाषा को अगर किसी ने समायोजित किया, इकट्ठा रखा, तो हम भारत के संविधान के प्रति ऋणी हैं। 2012 से में ये संविधान दिवस नहीं था, ये वकीलों और कानून पढ़ने वाले लोगों का दस्तावेज हुआ करता था विशेष रूप से, क्योंकि उस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। आप सभी लोगों ने प्रेम्बल में देखा होगा कि 26 नवंबर सन 1949 को हम इसको स्वीकार करते हैं। ये दर्ज तारीख है, और इस तारीख के दर्ज होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात का सुख और चैन था कि अब हमने कुछ ऐसा देशवासियों के लिए किया है, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लिए किया है, जो सत्ता तक, शिक्षा तक, कानून तक, न्याय तक पहुंच पाएगा। ये बहुत बड़ा काम, ये ऐसा दस्तावेज, लाइव डॉक्यूमेंट इंडिया में मौजूद है। आपने बात की इस बात को कि ये रिजर्वेशन का जो फॉर्मुलेशन है वो किस प्रकार से है। आदरणीय प्रोफेसर विवेक सर ने कहा उसमें, और उनसे बहुत हद तक सहमत हूं मैं, कि विशेष रूप से हम लोग जब समाज में जाते हैं तो हम लोग बताते हैं कि भाई बाबा साहब ने 4 प्रकार के रिजर्वेशन का सृजन किया था। हो सकता है ये बात उतनी ऑथेंटिक नहीं है, सर ने 3 बात उन्होंने की कि भाई पढ़ने में ही रिजर्वेशन नहीं है तो वहां पर रिजर्वेशन चाहिए, जब वो पढ़ जाएगा तो उसको नौकरियां चाहिए, इसमें भी रिजर्वेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और रिजर्वेशन होने के बाद फिर अगर उसको टाइम टू टाइम ऑडिट नहीं हुआ, उसको प्रमोशन नहीं मिला, तो प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए। और तीसरा जो अंतिम रिजर्वेशन है, जिसको हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंचते हैं, उस रिजर्वेशन की बात की। सही बात तो यह है कि यही रिजर्वेशन सबसे ज्यादा फेल रिजर्वेशन रहा है। सबसे ज्यादा नाकारा रिजर्वेशन यदि रहा है तो यही रहा है, क्योंकि वास्तविक लोग जो बाबा साहब ने परिकल्पना की थी कि हमारा वास्तविक प्रतिनिधित्व तो ये लोग जाके वहां पे करेंगे, मुझे लगता है वो उन्होंने वहां पर काम नहीं किया, और वो दलगत राजनीति में, अपने स्वार्थ में और तमाम ऐसी चीजों में फंस करके समाज की वास्तविक बात, दर्द को वहां उठाने का काम नहीं किया है। ये अपने आप में दर्द देने वाली बात है। तो मुझे लगता है ये तीनों तो ठीक है, इनमें हम लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा है। एक बात आप कह रहे थे कि क्या ऐसे ही हो जाता है, मैं बता दूं कि 10 साल के रिजर्वेशन की बाकायदा रिपोर्ट्स आती हैं, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स होती हैं, उसके बाद उसका अध्ययन करने के बाद उसको बढ़ाया जाता है। ऐसे ही नहीं कोई चीज़ बढ़ती है। तो 10 साल वाला तो बढ़ रहा है, लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन की स्थिति है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। और जो बैकलॉग पड़ा हुआ है हजारों की संख्या में, सारे केंद्र में भी, राज्य सरकारों में भी, सबसे पहले तो इस बैकलॉग को फुलफिल होने की आवश्यकता है, उसके बाद रिजर्वेशन से संबंधित और चीजों की बात की जाए। तो मेरा अपना केवल यही फिलहाल अभी कहना है कि रिजर्वेशन उस हद तक चाहिए जिस हद तक ये सारी चीजें ठीक ना हो जाएं, और इसके लिए स्वतंत्र मानस चाहिए। आज रिजर्वेशन तो SC ST को है, OBC को भी है, अब तो EWS को भी रिजर्वेशन है। अब तो सारे लोग रिजर्वेशन वाले हो गए हम लोग। तो अब तो ये बहुत ही ज्यादा बचाने की आवश्यकता पड़ेगी इसकी, और ये सब भारत के संविधान के वजह से यहां मौजूद है। अब कोई हमें ये नहीं कहता है कि तुम रिजर्वेशन वाले हो, अब सब लोग रिजर्वेशन वाले हो गए हैं। इसलिए रिजर्वेशन की जो स्थिति है उसका एक बार रिव्यू होना चाहिए कि अभी तक कहां तक हम पहुंचे हैं और कहां तक नहीं पहुंचे, हमें वहां पहुंचने की आवश्यकता है। जी अश्विनी उपाध्याय जी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विवेक जी ने कहा और दोहरे जी ने कहा कि शायद रिजर्वेशन का या संविधान पे अभी जवाब नहीं आया है कि संविधान जो बदलने की बात हो रही है उस पर क्या है, तो उस पर आपसे जानना चाहेंगे। और आक्षेप आप पे लगता है तो जाहिर सी बात है जवाब आप ही को देना चाहिए। दूसरी बात कि रिजर्वेशन अगर विवेक जी की बात माने तो कम से कम 2-4 लाख सदी तक तो नहीं बदला जाएगा, और दोहरे जी अभी डिमांड कर रहे हैं। तो जो मेरी बात है इस पीढ़ी को लेकर के, उसको लेकर के आपका जवाब क्या है, और उस पर क्या उसकी भी बात सोची जानी चाहिए
अन्यथा क्योंकि जो दोरे जी ने एक बहुत बात कही उसमें बहुत गंभीरता है कि रिजर्वेशन करते 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 लगभग आधा हो गया है रिजर्वेशन, और आधे में रिजर्वेशन वाले लोग भी हैं, और जो देखिए मैं इसलिए उस पक्ष से खड़ा हो रहा हूं क्योंकि उस पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं, तो इसलिए उनकी बात भी आनी चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन के इफेक्टिव पार्ट वो भी हैं। तो अश्विनी जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है आप संविधान पे जवाब दीजिए, आप पे बड़ा आक्षेप है। देखिए, पहली बात तो हमारे ऊपर कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं भारत का नागरिक हूं, एक अधिवक्ता हूं, न किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, न किसी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आया हूं। मैं केवल संविधान की बात करूंगा और संविधान हमारे पास असली है। आपका जो मैंने परिचय दिया उसमें कोई गलती थी? कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टियों में दिखाया जाता है संविधान, उसमें अंदर सफेद पन्ना होता है। आप ये देख लीजिए, हमारा पूरा भरा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है। ठीक है? नहीं, आप एक मिनट अश्विनी अब जी, मैं लगातार अपनी बात करूं, प्लीज। नहीं अश्विनी जी, पहले एक चीज क्लियर करिए। आपने ऐसा नहीं है। देखिए, 1 घंटे दोरे जी का है, दोरे अरे जी को सुन तो लीजिए सर। जब दोरे जी ने इसको जब बांटा सर, उस पे आपत्ति नहीं है तो 4:50 हो चुका है, 5:30 निकलना है, 7:20 की फ्लाइट है। प्लीज। हाँ प्लीज। विषय यह है कि संविधान होता क्या है। संविधान समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। संविधान का लक्ष्य क्या है? इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। ये हमारे इसका है। अगर आप वाल्मीकि जी का रामायण पढ़िए या तुलसीदास जी का रामायण पढ़िए तो उत्तरकांड में आपको मिलेगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरश्रुत नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब दुरस शरीरा, और न ही दरिद्र कोई दुखी न दीना, न ही कोई अबुध न लक्षण हीना। मेरा यह मानना है, बाबा साहब अंबेडकर भी यही चाहते थे, न कोई दरिद्र हो न कोई दुखी हो, सबको समान अवसर मिले, सबका शरीर स्वस्थ हो, सबको रोजगार मिलता रहे, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था सबको बनी रहे, सबको बराबर सम्मान मिलता रहे, भेदभाव न हो। तो जो व्यवस्था, जो राम राज्य की बात होती है उत्तरकांड में, लगभग वही बात हमारे संविधान के प्रियम्बल का लक्ष्य भी है। अब बात आती है कि आरक्षण किस लिए, तो एक बात से मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूं कि हजारों सालों का ये प्रताड़ना हुई। पहली बात तो जाति, कोई भी जाति 2000 साल के पहले थी ही नहीं। कास्टिज्म क्रिश्चियनिटी के बाद आया है। जिसको अगर विश्वास नहीं है तो बाबा साहब अंबेडकर की किताब है, उसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको पढ़ लीजिए। और पढ़ना है पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए। तो ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये जातिगत व्यवस्था हजारों साल से है। जाति व्यवस्था मात्र 1800 साल पुरानी है। पहले क्रिश्चियनिटी आया है, उसके बाद कास्टिज्म आया। अब मैं आता हूं आगे विषय पे। आरक्षण बिल्कुल आवश्यक था। कम से कम 1800 सालों में तो उतना कम हुआ, लेकिन पिछले 700-800 सालों में तो ज्यादा हुआ था। तो ज्यादा हुआ है। अगर किसी को, कोई हमारा परिवार का अंग, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारा कोई एक हाथ कमजोर हो गया, एक हमारा पैर कमजोर हो गया, या कैसे भी पोलियो से ग्रसित हो गया, या हमें कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो गई, तो शरीर के उस अंग को स्वस्थ बनाना ये हम सबकी ड्यूटी है और संविधान में रखा गया। बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा, मैं 10 साल के लिए है, 20 साल के लिए उस पर नहीं जाता हूं। मेरा मानना है आरक्षण एक दवाई है। अब आपकी अगर तबीयत खराब है और आप वो दवाई लगातार खा रहे हैं और बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा यही दवा कंटिन्यू करनी है या इसके साथ कुछ और भी लेना है। ठीक है? अगर लगातार वो दवाई खाए जा रहे हैं और फिर भी हम कह रहे हैं बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब दवाई के बारे में सोचना पड़ेगा, दवाई के बारे में चिंतन करना पड़ेगा। मेरा यह मानना है, संविधान के प्रियम्बल में लिखा है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस आएगा कैसे? 1800 जाति व्यवस्था 1800 साल पुरानी है और गोत्र व्यवस्था 10,000 साल पुरानी है। इस साल मैं 105 जिलों में जा चुका हूं। पिछले साल 2023 में 115 जिलों में गया था, 2022 में 90 जिलों में गया था। अब तक मैं 500 जिलों में जा चुका हूं। मेरा गोत्र भारद्वाज है।
मुझे भारद्वाज गोत्र के यादव भी मिले, भारद्वाज गोत्र के पासवान मिले, मुझे भारद्वाज गोत्र के जाट मिले, मुझे भारद्वाज गोत्र के सैनी मिले, मुझे भारद्वाज गोत्र के हरिजन मिले, और मैं पूरे थ्रू आउट कंट्री की बात कर रहा हूं। हमारा मूल था क्या? गोत्र। तो अगर हम वास्तव में चाह रहे थे कि छुआछूत खत्म हो, ये सब खत्म हो, तो एक बार हमें रिव्यू करना चाहिए था कि कास्ट सिस्टम को आगे बढ़ाना है या हमारी जो पौराणिक पारंपरिक व्यवस्था थी गोत्र सिस्टम, उसको वापस लाना है। गोत्र सिस्टम कैसे आया उस पर चर्चा करूंगा तो लंबी व्याख्या हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, भारद्वाज ऋषि का आश्रम था, जो हवन करा रहा था वो भी भारद्वाज हो गया, जो उनके आश्रम की रक्षा कर रहा था वो भी भारद्वाज हो गया, जो उनको आके धन दान कर रहा था वो भी भारद्वाज हो गया, बाकी लोग जो गाय देख रहे थे, दूध निकाल रहे थे, वो भी भारद्वाज हो गए। तो उस आश्रम से कनेक्टेड लोग सारे भारद्वाज हो गए। तो पहली बात समझिए, जाति हमें तोड़ती है और गोत्र हमें जोड़ता है। और सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में जितने संस्कार होते हैं उसमें दो बात पूछी जाती, जात कभी पूछी नहीं जाती। शादी विवाह के समय क्या पूछा जाता है? नाम और, जोर से बोलिए जरा, नाम और गोत्र। गोत्र का फायदा क्या है? जो गोत्र केरल के लोगों का होता है वही कश्मीर के लोगों का होता है, वही बंगाल के लोगों का होता है, वही गुजरात के लोगों का होता है, वही बिहार के लोगों का होता है। दूसरा फायदा क्या है? जो गोत्र हिंदू का होता है वही जैन का होता है, वही बौद्ध का होता है, वही सिख का होता है। तीसरा फायदा क्या है? जो गोत्र ब्राह्मण का वही क्षत्रिय का, वही वैश्य का, वही दलित का। तो संविधान का लक्ष्य था यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल जस्टिस, सामाजिक समरसता। तो हमें क्या करना चाहिए था? गोत्र की बजाय, मैं आरक्षण की ये नहीं कह रहा हूं कि आरक्षण का सब्स्टिट्यूट है ना, बिल्कुल आप इसको ऐसे मत सोचिएगा। मेरा ये मानना है जो संविधान का लक्ष्य प्राप्त करना था तो हमें कहीं न कहीं कास्ट सिस्टम के साथ गोत्र व्यवस्था पे आना था। दूसरा, जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है भारत के संविधान में, उस इकोनॉमिक जस्टिस को तभी आप अचीव कर सकते हैं जब करप्शन खत्म हो जाए। क्योंकि हमारे जो दलित हैं, पीड़ित हैं, हमारे जो पिछड़े लोग हैं, वो सबसे ज्यादा जो परेशान है, भाई उनको कुछ काम धाम करना है, उनसे 1 लाख रुपए घूस मान ली जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है वो नहीं दे पाएंगे। जो दूसरा 1 लाख रुपए घूस दे देगा उसका काम हो जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस के लिए करप्शन खत्म करना जरूरी है। अब आया राजनीतिक जस्टिस। अब राजनीतिक जस्टिस में सवाल यह है कि किसको कितना अवसर? क्या के.आर. नारायण साहब को लगातार रिजर्वेशन मिलेगा, या जो लोग जगजीवन राम जी के परिवार को रिजर्वेशन मिलेगा, या उनके गांव के राम कुमार, श्याम कुमार, अवधेश कुमार, लल्लन कुमार या अशोक कुमार है उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा? इसको भी देखना पड़ेगा। तीसरा विषय में आता हूं, एक समान अवसर। आरक्षण दे के कभी समान अवसर मिल ही नहीं सकता। मेरा मानना है समान अवसर तब मिलेगा जब मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी, मेरे बेटे की किताब मेरे ड्राइवर की बेटे की एक किताब होगी, जब मेरे बेटे की किताब, विवेक जी के बेटे की किताब, आपके बेटे की किताब, सबके बेटे की एक किताब होगी। और यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम आज का नहीं, मेरी बड़ी प्राचीन व्यवस्था थी। दशरथ जी और सुमंत जी एक ही स्कूल में पढ़ते थे, कृष्ण और सुदामा एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और बाकी तो छोड़िए, राम और निषाद राज एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राजा रघु ने हजारों साल पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया था। अनफॉर्चुनेटली हमने छोड़ दिया। आज की डेट में 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, सबकी अलग अलग किताब है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक है, इसलिए मजबूरी में सबको कोचिंग लेना पड़ता है। बिना कोचिंग लिए कोई IIT में जा ही नहीं सकता, मैं डॉक्टर बन ही नहीं सकता। तो जो अमीर है वो तो फिटजी करा लेगा 3 लाख रुपए देके, जो गरीब दलित है बेचारा कोचिंग कैसे कराएगा? तो इसलिए आवश्यक यह है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम हो। अब मैं आता हूं, बस 2 मिनट और लूंगा। अगर वास्तव में हमें सबका, हाँ मैं समझ कर रहा हूं, हमें सबका कल्याण करना है तो हमें भारत में जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। हमारा जो दलित भाई है वो थाने के दलाली से परेशान है, वो तहसील के भ्रष्टाचार से परेशान है, वो जुडिशियल सिस्टम में, जो जुडिशरी में वहां पे पैसा दे के न्याय बिक रहा है उससे परेशान है। वो गरीब है। अगर वो गरीब है तो जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, खासतौर पे पुलिस प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था का, तब तक वो इक्वल अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिल पाएगी। फिर मैं आता हूं आगे, बड़ी सीधी सी बात है, वो इसलिए भी परेशान है कि भारत में झूठ का बोलबाला है। झूठ का इसलिए बोलबाला है कि झूठ बोलना अपराध नहीं है, झूठी बात लिखना अपराध नहीं है, झूठा भाषण देना अपराध नहीं है, कुछ भी झूठ करते रहो, झूठ फैलाते रहो, कोई अपराध है ही नहीं है। जरूरत इस बात की भी आ चुकी है कि भारत में झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, झूठी बातें सिखाई जा रही हैं, दुनिया की झूठ चीजें बताई जा रही हैं, तो कम से कम इस झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना जरूरी है। मेरा और एक इसमें कहना है कि वास्तव में जी, मुझे लगता है हम सेकंड राउंड में फिर आएंगे। ठीक है, ठीक है, पूरा पैकेज है, आज पूरा पैकेज लेके आया हूं। नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी बात जरूर रखें, लेकिन सबको समान अवसर मिले। लगभग 5-5 मिनट में हम लोग फिर एक बार बात करेंगे, फिर हम ओपन सेशन छोड़ेंगे।
विवेक कुमार जी, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा। आप बहुत गंभीरता के साथ आप कहते हैं कि सामाजिक न्याय के मामले में सबसे अच्छा रिकॉर्ड वो बसपा का है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस का, और सबसे खराब रिकॉर्ड बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का है। क्या ऐसा वाकई में है? अगर नहीं है तो आपका क्या मानना है, ये जो 75 साल में जिन रहनुमाओं के हाथ में हमारे पिछड़े समाज की, दलित समाज की के उत्थान की जिम्मेदारी थी, उन्होंने कितनी निभाई, कितना हम आगे बढ़े वास्तव में, या हम और पीछे चले गए, कहीं समाज में वैमनस्य का कारण तो नहीं बना? और एक बात मैं चाहूँगा वो जवाब कि क्या कोई राजनीतिक पार्टी एकाएक संविधान बदल सकती है क्या? क्योंकि इसको लेकर के खूब चर्चाएं चली हैं और 2024 की राजनीति की परीक्षा इन्हीं प्रश्नों पर हुई। थैंक यू। पहली बात तो मैं जो है, एक बात अभी हमारे फाजिल दोस्त ने कही कि कास्ट सिस्टम हजारों वर्ष से नहीं, लेकिन 1800 साल पहले आया। 1800 साल तो हजार से ज्यादा ही हुआ। हजारों में माना जाता है कि 2 से अधिक। 2 से अधिक नहीं, 1 से अधिक नहीं, एंकर भी डिफेंड करेगा स्पीकर को। डिफेंड नहीं कर रहा हूं। एंकर भी डिफेंड करेगा स्पीकर को। नहीं, डिफेंड नहीं कर रहा हूं। नो, विवेक जी, This is what I don't like when anchor becomes. नहीं, if you don't like what could I so? नहीं, प्लीज ऐसा नहीं, आप ही बोलिए, मैं नहीं बोलूं। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? How can you defend someone? He has capacity to defend himself. No, he will आप क्यों defend. बात कर रहे हैं? आप नहीं, आप मेरा कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, आप एक मैं से ज्यादा में जो है बहुवचन होता है या नहीं होता? एक से ज्यादा में बहुवचन होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। बहुवचन के लिए 2 आवश्यक होता है कि नहीं होता? 1 पॉइंट से ज्यादा जो भी होगा तो हो जाएगा। Please. उसमें क्या बात है? नंबर है 1.8। 1.8 अच्छा, इस पे हम लोग न लड़े, विवेक जी, बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल। कृपया मेरे ऊपर तीर लगा करके कहीं और न चलाइए, अपनी बात बताइए। अब आप बताइए कि हम समाज की संरचना बताते हैं ऋग्वेद पुरुष सूक्त से, 10वें मंडल और 90वीं ऋचा। क्या है वो ऋचा? यद पुरुषम व्यवधौ कदिदा वै कल्पवन किमस मुख कौ बाहु कौ रूपादुच्छेद ब्राह्मणों मुखम आसीत दुई बाहु राजन कृता उर तदस्य वैच पदभ्याम शूद्र जायत। अब ये इसमें क्षत्रिय शब्द नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो वर्ण व्यवस्था किसने बनाई, और इस वर्ण व्यवस्था के बनाने का इतिहास अगर हम ऋग्वेद से मानते हैं तो ऋग्वेद कितना पुराना है? कम से कम उसको तो 2500 साल पुराना कहा ही जाता है। अगर आप इसकी बात को नहीं मानते हैं तो आप स्मृतियों को ले लीजिए। स्मृतियों के अंदर किस प्रकार जो है वर्ण संकर थ्योरी आती है, वो भी गलत है। अगर स्मृति गलत है, वेद गलत है, तो फिर हम जिसे कह रहे केवल कपोल कल्पित कथा से तो जो है डिबेट नहीं कर सकते ना। अगर हम केवल कपोल कल्पित कथा से करेंगे तो मैं 15वीं शताब्दी में रैदास क्या कह रहे थे? ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। इसका मतलब देयर वाज इनइक्वालिटी। अगर आप केवल कह रहे हैं कि रामराज की संकल्पना तुलसीदास ने की, तो वो तो रैदास भी कर रहे थे। और रैदास का जिसे बेगमपुरा कोई याद नहीं करता, और उस 6वीं शताब्दी में अगर जिसे कहना चाहिए, अगर हम शील करुणा मैत्री की बात करें तो उसको हम क्यों भूल जाते हैं? भारतवर्ष मीमांसाओं का देश रहा है, एकांगी देश नहीं रहा। एकवाद, अनेकवाद, उपेक्षवाद, देयर वर 64 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। आप कैसे एक स्कूल को लेकर के और कहते कि नहीं हम एक केवल रंग से पेंट कर देंगे? आई थिंक दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर उस प्रॉब्लम को आप नहीं समझ रहे हैं, और मैं संविधान को बाबा साहब ने लिखा था, बाबा साहब ने कहा था यू डोंट इंप्लीमेंट संविधान। आप संविधान को लागू मत करिए, बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और इसलिए बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि कोई भी राष्ट्रीय दल जो है
वो संविधान बदलेगा, वो उसको लागू नहीं करेगा, इतना काफी है। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा था, जो मुझे लगता है कि उस समय छूट गई थी, वो बहुत जरूरी है। आरक्षण को कुछ लोग नौकरियों का खेल समझ रहे हैं, नौकरियों का खेल समझ रहे हैं। मुझे लगता है यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। प्रतिनिधित्व के आधार पर सभी समाजों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सभी समाज की संस्थाओं के अंदर प्रतिनिधित्व दे करके तभी एक सशक्त राष्ट्र बनेगा। केवल एक समाज की मोनोपोली से कभी भी सशक्त राष्ट्र समाज नहीं बनेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि आज 10% जब आरक्षण सवर्ण समाज को दिया गया, जिनके लोग ऑलरेडी सत्ता में, शिक्षा में, न्यायालय में, विश्वविद्यालय में सभी जगह विराजमान थे, उनकी ही समाज को फिर से प्रतिनिधित्व दे करके उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया। और जिन समाजों को कभी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, उनका कहा गया नॉट फाउंड सूटेबल। अब आप बताइए, ये कौन से राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं आप लोग? ये किस राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं जिसके अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक केवल एक समाज के लोग ही परिलक्षित होते हैं? तो इसलिए मुझे लगता है आरक्षण को प्रतिनिधित्व का कार्यक्रम और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मत बनाइए। ये इट इज नॉट ए पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, इट इज ए program for representation of those communities who have not got representation. धन्यवाद विवेक जी। थोड़ा सा हमारे एक सेकंड सर, हम दोहरे साहब के बाद फिर आपके पास आएंगे जो एक प्रक्रिया क्रम लेके चल रहे हैं। दोहरे साहब, जो बहुजन आर्थिक विकास और शोध का कार्यक्रम आप चलाते हैं, उसमें वाकई में क्या स्थितियां प्राप्त हुई आपको, वो भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। और जैसा विवेक जी ने कहा कि, और आपने भी कहा कि वो हासिल नहीं हुआ, मैंने पूछा था विवेक जी ने, शायद वो उस चीज़ पे आना नहीं चाहते थे, बहुत चतुराई से वो निकल लिए। आपसे वो जानना चाहूँगा कि इन 75 वर्षों में जिन लोगों के प्रति जिम्मेदारी थी, अपार्ट फ्रॉम पार्टी लाइन, अपार्ट फ्रॉम एनी आइडियोलॉजी, उन लोगों में वाकई में क्या किसी ने वो दिखाई प्रदेश में, राज्य में, प्रदेश में या केंद्र में? क्या आपको लगता है आपके रिसर्च में, आपने जो 12 वर्षों में जो अथक प्रयास किया उसमें कुछ ऐसा होता दिखा, या वाकई में सिर्फ नीचे ही गया है, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ? देखिए, मेरा इसमें जो कहना है वो ये है कि ये कहना कि इन 75 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत होगा। जितनी भी सरकारें सृजित हुई हैं भारतीय संविधान के दायरे में, उन सभी सरकारों ने बहुत अथक प्रयास किए हैं और ये मौजूदा सरकार भी अच्छे प्रयास कर रही है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो। एक परसेप्शन जब कोई बनता है तो वो डर का भी एक कारण बनता है। राजनीतिक पार्टियों का तो काम ही ये है कि जब हम किसी चीज़ से किसी को डराएंगे तो उसका लाभ मिलेगा दूसरे पक्ष को। हमारा जहाँ तक रिसर्च है, हमने जो देखा है समाज में भी जाकर, लिखा पढ़ी में भी, उसमें हमने ये पाया है कि वास्तविक रूप में काफ़ी कुछ तरक्की हुई है, समाज को आर्थिक तरक्की हुई है, लेकिन उस तरक्की को हम संविधान के अंतर्गत जो कुछ डाला गया था, जिस उद्देश्य के साथ संविधान में इनकी व्यवस्थाएं की गई थीं, वो किसी भी सरकार ने अभी तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाई है, कोई भी सरकार। लेकिन प्रयास नहीं हो रहा है ऐसा भी बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। केंद्र की सरकार जो कि वर्तमान समय में एनडीए की सरकार है और अभी तक 10 वर्षों 15वें वर्ष में प्रवेशित करने जा रही है, 15 वर्ष लगभग चलेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके पहले की समाजवादी की सरकार, उसके पहले बीएसपी की सरकार। अमूमन अगर तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं तो हम ये पाते हैं
कि काफ़ी हद तक उसमें जो अचीवमेंट हुए हैं, अगर हम सामाजिक न्याय के पक्ष को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि नो डाउट कहीं ना कहीं बीएसपी की सरकार में चीज़ों को ईजीनेस रही है, ये हम पाते हैं रिसर्च में। दूसरी बात, जब हम केंद्र में जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि कांग्रेस से बहुत बेहतर कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में रहा है, ये बात भी हम अपने रिसर्च में पाते हैं। लेकिन जब हम दूसरी तरफ नज़र उठाते हैं बैकलॉग की तरफ, अभी मैंने फिर वही बात कही, बैकलॉग की तरफ नज़र जब उठाते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो ये रिजर्वेशन, सब क्लॉज रिजर्वेशन का डिसीजन है, ये अपने आप में एक बहुत दुखद है। क्यों? चूंकि ये जो डिसीजन है वो राज्य सरकारों को जो लागू करने की बात कही गई है, पहले बैकलॉग तो पूरा करिए, फिर उसके बाद सब कास्ट सब रिजर्वेशन। अगर ये बात वहां होगी तो फिर ये बात ईडब्ल्यूएस क्लास में भी होगी। राष्ट्र को इस चीज से बचाना है, नहीं तो पता लगा वहां पर ये हुआ कि भाई पूरे उत्तर देश की जितनी जातियां हैं उन सब जातियों का अलग अलग होना चाहिए, इनका हम अलग पैमाना करेंगे तो फिर ईडब्ल्यूएस कास्ट के भी अंदर जो जातियां हैं उनका भी अलग अलग पैमाना होगा, और मुझे लगता है ये बहुत दुखद स्थिति बन जाएगी देश में। इसलिए जो संविधान में जिन दायरों में रखा है, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, उनको मुझे लगता है कंटिन्यू करने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा ये कास्ट में सब कास्ट जो बात आ रही है, मुझे लगता है इससे बचने की आवश्यकता है। यही चीज़ अगर कहीं ईडब्ल्यूएस के तरफ आती है और तरफ जाती है तो ये बड़ी दिक्कत होगी। और आप देख रहे हैं कि हमारे देश में जनगणना नहीं हुई है, 2011 का भी रिजल्ट पूरा दिया नहीं है सरकार ने, और अगर ये 21 में 25 में कराते हैं तो ये जो डिमांड हो रही है लगातार कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, अगर ये वास्तविक रूप में सरकार को, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो सरकार इसको मानेगी भी और उसमें लगातार काम हो रहा, मानेगी तो सिचुएशन क्या होगी। तो देश को हमें सुरक्षित हाथों में भी रखना है, ऐसा ना हो कि टुकड़े टुकड़े हो जाएं हम, हमारे ऊपर फिर कोई मुगल, फिर हमारे ऊपर कोई अंग्रेज, फिर हमारे ऊपर हमलावर हो और हमारे देश के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दे। इस बात को भी हमें बहुत ध्यान देना है। ये रिजर्वेशन कहते कहते समाज न टूट जाए कहीं, हमें इसकी भी चिंता बहुत होनी चाहिए एक राष्ट्र निर्माण के लिए। बहुत अच्छा दोहरे साहब, आपने अपनी बात रखी। मैं चाहूंगा 2-3 मिनट में अंदर संक्षेप में अश्विनी जी अपनी बात रखें, फिर हम जनता के बीच जाएंगे 5-7 मिनट। सबसे पहले तो मुझे लगता है हम एक चीज पे हम तीनों लोग सहमत हैं कि रिजर्वेशन चलना चाहिए। मैं भी सहमत, मैं तो रिजर्वेशन के आगे और क्या क्या होना चाहिए वो बात कह रहा था। मेरा ये मानना है कि जो सांसद बन गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, गवर्नर बन गया, राष्ट्रपति बन गया, उपराष्ट्रपति बन गया, 5 बार सांसद हो गया, उसके बच्चे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, या जिस राम कुमार, श्याम कुमार, अशोक कुमार, महेश कुमार को कभी नहीं मिला, पहले उसको बच्चे को मिलना चाहिए। यह विषय आप लोग तय करिए, मेरी अपनी इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, ये आप लोग तय कर लीजिए, ये समाज के लोग तय कर ले। मतलब अगर एक पोस्ट आ रही है तो उसमें मेरे प्रिय मित्र विवेक जी के बेटे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, या विवेक जी के गांव में जिसको कभी नहीं मिला उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये विवेक जी अपना खुद ही अपने विवेक से तय करे, ये मेरा कहना है। अब मैं आता हूं उसके आगे। मेरा ये कहना है इस संविधान में वास्तव में बहुत कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जैसे संविधान का ये अपना 23 कह रहा था कि मानव तस्करी गंभीर अपराध है, इसको रोकना। सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग जानते हैं किसकी है? दलित बच्चों की होती है, और उसका एक केस मैं चल रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। एग्जाम्पल बता देता हूं, असम, बंगाल, बिहार, झारखंड के 70,000 बच्चे गायब हो गए, और वो बच्चे किसके थे? मजदूरों के, जो घर बनाते हैं या सड़क बनाते हैं। 70,000 बच्चे गायब हुए, और 70,000 बच्चे कहां मिले विवेक जी? वो मिले सारे के सारे केरल के यतीम खानों में, और उन 70,000 बच्चों का खतना हो चुका है, सीबीआई जांच चल रही है, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो केरल सरकार उस सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई कि नहीं नहीं, इनका खतना भले हो गया है लेकिन आप इस पे सीबीआई जांच मत कराओ। ये सिचुएशन है आपकी आज की डेट में। जो 10 लाख एकड़ जमीन जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है, किसकी है? उसमें से मैक्सिमम जमीन हमारे दलित भाइयों की है। उनका खेत है, उनका खलिहान है, उनके बगल की ऊसर जमीन है, उनके बगल की बंजर जमीन है, उनके बगल में जो उनकी शादी विवाह के लिए जो जनवास रोकने के लिए स्थान था, वो स्थान पे कब्जा हुआ है। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है, खासतौर पे चाहे धर्मांतरण के नाम पे, किसका हो रहा है? हमारे दलित भाइयों का है। तो हम तो ये कह रहे हैं रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन
घुसपैठ के खिलाफ भी कठोर कानून होना चाहिए। जो घुसपैठिए आज आ रहे हैं, किसका सबसे ज्यादा वो नौकरी छीन रहे हैं? हमारे दलित भाइयों का छीन रहे हैं। तो घुसपैठ के खिलाफ भी कठोर कानून होना चाहिए, धर्मांतरण के खिलाफ भी कठोर कानून होना चाहिए, अवैध निर्माण के खिलाफ भी कठोर कानून होना चाहिए। थोड़ा सबसे बड़ी बात हो रहे हैं अश्विनी जी हम लोग। नहीं नहीं, अरे हद हो गई इसमें। हम प्रॉब्लम बता रहे हैं, हो क्या रहा है? समय समय की अरे थोड़ी भैया, सीमा मैंने है। वक्फ बोर्ड को चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट में डेटा दिया है। 10 लाख एकड़ जमीन में से 6 लाख एकड़ जमीन दलितों की जमीन है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। आंकड़े बता रहा हूं आपको ऐसे हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं। 10 लाख एकड़ जमीन में से 6 लाख एकड़ जमीन दलितों की है, जिसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। 1950 से पहले मात्र 50,000 एकड़ जमीन थी, वो भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की थी। सारी 9.5 लाख एकड़ जमीन 1950 नेहरू के कानून 1954 के बाद आई है, और उसमें मैक्सिमम जमीन किसकी है? क्यों? क्योंकि बेचारे गरीब हैं, उनकी प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर दो, पता ही नहीं है। झबुआ में पूरा का पूरा गांव डिक्लेयर कर दिया वक्फ प्रॉपर्टी। झबुआ का आदिवासी जिसने अपनी लोकल कोर्ट नहीं देखी है, जिसने अपनी लोकल तहसील नहीं देखी है, उसको वक्फ बोर्ड नोटिस भेज के कह रहा है भोपाल में आओ, अपना जवाब दो। झबुआ से भोपाल 700 किलोमीटर दूर पड़ता है। वो आदिवासी कहां पहुंचेगा भोपाल? कैसे पहुंचेगा भोपाल? और उसको धमकी क्या दे रहे हैं? उसको धमकी ये दे रहे हैं, अगर तुम्हें अपनी जमीन बचाना है तो कन्वर्ट हो जाओ। ये हो रहा है। तो सबसे ज्यादा ये जो घटिया कानूनों की मार कौन झेल रहा है? दलित हमारा झेल रहा है। भ्रष्टाचार की मार कौन झेल रहा है? दलित हमारा झेल रहा है। थाने की भ्रष्टाचार की मार कौन झेल रहा है? हमारा दलित परिवार। बिल्कुल वो एक आपने सवाल भी सर वही ले बात लेते हैं, कही। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, एक सवाल हम लेंगे सवाल बस। लीजिए। देखिए, आरक्षण तो यहाँ भी देना पड़ेगा, पीछे को एक आरक्षण दीजिए। आप लोग पीछे से सवाल सर नहीं लेते। समय सीमा में बंधे हुए एक थे। महिला आरक्षण भी होना चाहिए। महिला एक महिला यहाँ से बोल रही है आरक्षण जी, चला प्लीज। गया सर। वो बात महिला का ही खत्म। सवाल आप पूछ लीजिए। मैं रुकमार शर्मा हूँ। मैं रुकमार शर्मा हूँ। मेरा सवाल विवेक जी से है कि क्या नाम है कि जो अभी जो राजनीतिक पार्टियां जो कह रही हैं कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे, 50 से बढ़ा करके 70% करेंगे, क्या ये जायज़ है? दूसरे अलावा एक और झूठ फैलाया जा रहा है कि संविधान बदला जाएगा। संविधान का बदलने क्या बदला जा सकता है? ये भी जानकारी दीजिए। इसका मूल कारण यह पीछे है, में जाइए। भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है, झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जब तक झूठ बोलने पे 10-20 साल की सजा का कानून नहीं बनेगा, तब तक झूठी आर्टिकल लिखे जाएंगे, झूठी कहानियां लिखी जाएंगी, झूठी किताबें लिखी जाएंगे, झूठे भाषण दिए जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, दुनिया के कई देशों में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होती है। आप वो कानून बना दीजिए, भारत में बहुत शांति आ जाएगी। पीछे से एक सवाल है, बस इसी को जी समाप्त बस करेंगे हम ये लोग। अंतिम सवाल होगा हमारा, सेकंड। पूछिए। हेलो, अरे सहमत है, तीनों लोग सहमत हैं। विवेक जी भी सहमत हैं, दोहरे जी भी सहमत अच्छा, हैं, आते हम हैं। भी सहमत हैं। आप अपना रिजर्वेशन सवाल होना पूछिए। चाहिए। सबसे पहले- हमारा ये कहना है, एक सेकंड। मायावती जी के परिवार को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, पासवान जी के परिवार को नहीं मिलना चाहिए, उदित राज जी के हम लोग परिवार को अगर नहीं सवाल मिलना ले- चाहिए, और विवेक जी के परिवार को नहीं मिलना चाहिए। आपकी बात प्रोफेसर क्लियर हो चुके गई है। प्लीज अपनी सवाल पूछिए, नहीं तो फिर ये लेकिन- लंबा चलेगा। लेकिन मैं दुबे जी जो जिसे कहना चाहिए, दुबे जी, त्रिवेदी जी और चतुर्वेदी जी, जो लोग भी डीएम रहे, उनके बच्चों को मिलते रहना चलिए हम चाहिए। इस सत्र को यहीं अगर समाप्त करते हैं। एक हमें मिनट- रहना चाहिए। अगर हम जी, ले सवाल लेंगे। ये पूछिए। क्या बात हुई? प्लीज, प्लीज। अगर दुबे जी EWS अगर दुबे जी, चौबे जी, पांडे जी, EWS उन लोगों को विवेक है जी के ड्राइवर जिनके हैं। समाज के अंदर डिबेट का मंच नहीं है। EWS उन लोगों को मिला है जिनके समाज के अंदर लगातार पीढ़ियों दर पीढ़ियों शिक्षक पैदा होते रहे, कर्मचारी पैदा होते रहे, उनको EWS मैं मिल आपको रहा जवाब है। देता हूं। और प्लीज देखिए, इस EWS तरीके से EWS रुकिए एक मैं भारत में EWS भारत में EWS 500 विवेक कुमार जानता हूं, जिनका EWS ड्राइवर पांडे है, EWS जिसका ड्राइवर शुक्ला है, जिसका ड्राइवर जो है खाना बनाने वाला मिश्रा है, EWS विवेक कुमार जी का धन्यवाद। ड्राइवर। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे तो ड्राइवर किसी की बात नहीं सुनी पांडे सुबह जाएगी। करेंगे। देखिए, इस तरीके से बात अगर करेंगे तो किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। प्लीज प्लीज पहले बैठिए, नहीं सर, अब सवाल हम पूछिए, नहीं- खत्म करिए। सवाल पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं। आइए, भाई सबका हिस्सा आप क्यों खा रहे हो? प्लीज प्लीज अपने प्लीज पड़ोसी को प्लीज खाने दो। आप खा रहे हो सबका हिस्सा। पूरे समाज का अब हिस्सा ये आप लोगों ने विवेक खाया। जी, आप लोगों ने खाया है, विवेक जी, आप लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप आप क्या चाह- बात कर रहे हैं? आप चाह रहे हैं आप सारा हिस्सा जितनी ये करना है। मंदिर ना, है, ना, ना, जितने ना, ना, मंदिर हैं, सब ना, पर ना, आपका ना, कब्जा ना, है। ना, जितने ना, मंदिर ना, हैं, ना, ना, आपका ना, कब्जा है। आपको पता जितने नहीं है। जितने आपको अंबानी पता नहीं हैं, है। जितने आपको अडानी पता हैं, वो नहीं सब है, आप मंत्री हैं। बन रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आप आप सब लोग
आप लोगों ने वो किया हुआ सवाल तो हमारे को सर, क्या सर, आपको सब मैं प्लीज अनुरोध प्लीज करूंगी। प्लीज 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 दैनिक सर जागरण के अब मैं ये जनरल कह रहा मैनेजर श्री था अब प्रशांत समाप्त कश्यप समाप्त जी सबसे से- पहले सर, मैं बस। मैं ये मैं बात कह दैनिक रहा जागरण के जनरल मैनेजर प्रशांत जी से अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें और हमारे सभी मैडम, सम्मानित प्लीज। अतिथियों को हमारी तरफ से उपहार भेंट करें। प्रशांत सर प्लीज आप ऊपर आ जाएं। ये ऐसे ज्वलंत विषय है जिन क्या पर है हम बताइए, जितनी सवाल बात जवाब करेंगे नहीं होने दे रहे उतनी हैं। ज्वाला आपके अंदर से क्या आप निकलती लोगों का कोई रहेगी। कार्यक्रम नहीं तो होने इस दे रहे हैं? ज्वाला को यहीं नहीं पर ले पा रहे हैं। छोड़ते हैं, थोड़ा सा ठंडा पानी डालते हैं इस पर। अच्छा शोर मत करें। एक मिनट, अरे हेलो हेलो, एक मिनट। जय भीम। जय भीम। अरे एक बार सुन लीजिए, हमारे विवेक जी जेएनयू के हैं, हमारे विवेक जी जेएनयू के हैं। एक बार सुनो भाई, जेएनयू में नारा लगता है हमें चाहिए आजादी। अभी ये जेएनयू सब में नहीं- नारा लगता है हमें चाहिए आजादी। एक बार नारा लगाइए, गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की न्याय व्यवस्था से, भ्रष्टाचार और अपराध से, जातिवाद भाषावाद से, पाखंडियों के पाखंड से, प्लीज गुलामी सुनिए के जी। निशान से। आपकी फ्लाइट है, आप ही की छूटेगी, उसमें ये, आरक्षण नहीं चलेगा। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि इतने विद्वत लोग यहाँ पर थे, जो टॉकिंग का वो आ नहीं पाया, वो निकल के आ नहीं पाया, मुझे लग रहा बहुत है। बहुत धन्यवाद, और चलिए, आभार मुझे लगता आपका है व्यक्त शायद ऐसे करते ही हैं। होता होगा, लेकिन हमने कभी इस तरीके का आप सब एक यहाँ बैठ इंटेलेक्चुअल बात जाइए, होनी चाहिए। अगला सेशन हमारा शुरू होने जा रहा है, अगला सत्र। जी मैम हो गया, मैम हो गया सर। जय 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 भीम। जय 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 भीम।